हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में जिसमें हम समकालीन भाग 2 भूगोल अध्याय 7 पाठ का नाम है राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा। तो सामाजिक का जो पाठ है ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है और जो सामाजिक सब्जेक्ट है यह बच्चों को बहुत ही बोरिंग लगता है। तो इसी के संबंध में हम आपके लिए जो वीडियो लेकर आए हैं इसमें हमने वन लाइनर क्वेश्चन के माध्यम से आपका जो टॉपिक है बहुत ही इजी तरीके से बनाया है। तो आप इस वीडियो में देखेंगे, यदि आप लोग एक बार वीडियो देख लेते हैं तो आपको जो अध्याय 7 है वो बिल्कुल ही इजी लगने लगेगा। तो आप लोग हमारी जो मेथड है वन लाइनर क्वेश्चन के माध्यम से हमने पूरा जो पाठ है आपका कवर किया है। तो आप बस वन लाइनर क्वेश्चन पढ़ते जाइए और इस टॉपिक से जो आपको कठिनाई है वो आपकी पूरी दूर होने की संभावना है। तो आप हमारे साथ बने रहें। हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो, क्योंकि आपके जो वार्षिक पेपर हैं वो बहुत ही जल्दी आने वाले हैं। इसको देखते हुए हमने बच्चों की डिमांड पर जो वीडियो बनाया है, इन वीडियो से आपका जो ऑब्जेक्ट क्वेश्चन भी आपके कवर होंगे और साथ साथ में आपके 2 नंबर वाले क्वेश्चन और जो अति लघुत्तरीय क्वेश्चन भी हैं वो सभी क्वेश्चन इसी के माध्यम से कवर होंगे। तो आप एक वीडियो में देखकर आप जो अपना टॉपिक है पूरा कंप्लीट कर सकते हैं। तो आइए आप हमारे साथ बने रहें। हम आपका ज़्यादा टाइम खराब नहीं करते हैं और आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो। यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और आप वीडियो को लाइक कर दें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हमें सबसे पहला पॉइंट दिया गया है कि जो व्यक्ति उत्पाद को परिवहन द्वारा उपभोक्ताओं तक पहुंचाते हैं वे व्यापारी कहलाते हैं। तो इस पाठ में हमें पढ़ना है राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा। तो हमारी जो अर्थव्यवस्था है उसकी जीवन रेखा क्या है? व्यापार। क्या है? व्यापार। तो इसमें कहा गया है कि जो व्यक्ति उत्पाद को परिवहन द्वारा उपभोक्ताओं तक पहुंचाते हैं। अब उत्पाद क्या कहलाते हैं? कोई भी चीज बनती है जो हमारे काम में आती है वो उत्पाद है। जो उत्पादन होता है वह उत्पाद है। उपभोक्ता मतलब उसको उपयोग करने वाला। उपभोक्ता कौन होता है? उस वस्तु को उपयोग करने वाला व्यक्ति जो है वो उपभोक्ता है। जैसे हम आपसे कहें कि हमने साबुन लिया तो उत्पादक कौन हो गया? साबुन। और उसको हमने लिया है, अपना यूज करेंगे, उसको लगाएंगे तो हम कौन हो गए? उपभोक्ता हो गए। तो समझ गए आप लोग उत्पादक कौन कहलाते? जो उगती है चीज बनाते हैं हम, कुछ भी चीज बने या हम गेहूं को उगाएं या हम कोई चीज बनाएं तो सब क्या हो गए? उत्पादक हो गए। लेकिन उपभोक्ता कौन हो गए? जिसको वो यूज करेगा वो उपभोक्ता हो जाएगा। तो यहाँ पे कहा गया है कि जो व्यक्ति उत्पाद को परिवहन द्वारा, परिवहन मतलब गाड़ी, कार, मोटरसाइकिल, बस, ट्रक, हवाई जहाज, तो परिवहन होते हैं, जो परिवहन के साधन हैं, तो किसके माध्यम से परिवहन द्वारा उपभोक्ताओं तक पहुंचाते हैं वे व्यापारी कहलाते हैं। ठीक है, तो आपका एक पॉइंट हो गया है। आइए अगला देखते हैं कि परिवहन के 3 साधन होते हैं। तो परिवहन कितने प्रकार का होता है? परिवहन जो है वो 3 प्रकार का होता है। थल परिवहन, जल परिवहन और वायु परिवहन। यदि थल परिवहन की बात करें तो यहाँ पर थल परिवहन के माध्यम से कहना चाह रहे हैं, जैसे हम जो सड़क पर चलते हैं तो जो सड़कें होती हैं वो थल परिवहन के अंतर्गत आ जाएंगी। सड़क में आप देखेंगे तो थल परिवहन के अंतर्गत आप देखेंगे बस, ट्रेन, रेलगाड़ी, ये सब क्या है? थल परिवहन में। इसी प्रकार से हम देखेंगे जल परिवहन। जल परिवहन मतलब जो पानी में चीजें चलती हैं वो क्या है? जल परिवहन के अंतर्गत आएंगी। जैसे नाव, जहाज, स्टीम, ये क्या है? जल परिवहन। और हम देखेंगे वायु परिवहन, जो हवा में चीजें चलती हैं वो वायु परिवहन के अंतर्गत आती हैं। तो जैसे वायु परिवहन में हम देखेंगे हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर, ये सब वायु परिवहन के उदाहरण हो गए। तो हमने आपको बता दिया कि जो परिवहन होता है वो 3 प्रकार का होता है। थल परिवहन, जल परिवहन और वायु परिवहन। आइए अगला क्वेश्चन, अगला टॉप पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है कि भारत विश्व का दूसरा सर्वाधिक सड़क जाल वाला देश है। हम अपने यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारा प्रत्येक गांव, प्रत्येक शहर, प्रत्येक जिला, प्रत्येक राज्य सड़कों से जुड़ा है। तो हमारे जो देश में वो है क्या है? सड़कों का एक जाल फैला हुआ है। तो यदि पूरे विश्व में देखा जाए तो हमारे भारत देश में जितनी सड़कें बनी हैं वे विश्व में दूसरे नंबर पर सड़कें जो हैं बनाई गई हैं। तो हमारे भारत देश में बहुत ही ज्यादा सड़कें बनाई गई हैं और हम विश्व में कितने नंबर पर आते हैं सड़कों में? दूसरे नंबर पर जो है सड़कों में आते हैं। आइए अगला पॉइंट देखते हैं कि भारत में सड़क जाल लगभग कितना?
62.16 लाख किलोमीटर तक फैला है। तो पहले तो हम जो है भारत विश्व में कितने नंबर पर है, सड़क जाल में जो है दूसरे नंबर पर है। और कितनी सड़कें हमारे यहाँ पर बनी हैं, तो हमारे यहाँ पे 62.16 लाख किलोमीटर की सड़कें बनाई गई हैं। आइए अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट हमारा है कि सड़क परिवहन अन्य परिवहन साधनों को जोड़ने का कार्य करता है। तो जो सड़क परिवहन होता है वो अन्य परिवहन को जोड़ने का काम करता है। जैसे हम कहें जल परिवहन या वायु परिवहन। तो जल परिवहन जो पत्तन है, बंदरगाह है, वहां तक सामान कौन ले जाएगा, सड़क परिवहन के माध्यम से ही जाएगा। और जैसे हवाई अड्डा है, तो वायु परिवहन का यदि हमें काम करना है तो भी हमें सड़क परिवहन के माध्यम से ही सामान ले जाना पड़ेगा। तो हम कह सकते हैं कि जो सड़क परिवहन है वो अन्य परिवहनों को जो है साधनों को क्या करता है, जोड़ता है आपस में। आइए अगला हम पॉइंट देखते हैं। अगला हमारा पॉइंट है कि उत्तर दक्षिण गलियारा श्रीनगर को कन्याकुमारी से जोड़ता है। तो यदि कहा जाए कि श्रीनगर को कन्याकुमारी से कौन जोड़ता है, तो वो है उत्तर दक्षिण गलियारा जो है वो श्रीनगर को कन्याकुमारी। अब यहाँ पे कही गई बात है कि हमारे भारत का जो सबसे ऊपरी बिंदु है वो कौन है, श्रीनगर, और सबसे नीचे बिंदु जो है वो है कन्याकुमारी। तो हम देखें कि ऊपर से हमारे भारत में सबसे ऊपर से सबसे नीचे तक कौन सी हमारी जो है गलियारा जोड़ता है, तो वो है उत्तर दक्षिण गलियारा। किसको, श्रीनगर और कन्याकुमारी को जोड़ेगा। आइए अगला पॉइंट हम देखेंगे कि पूर्व पश्चिम गलियारा जो है, पूरब से पश्चिम इस प्रकार से जो गलियारा है वो हमारे देश में सिलचर, कौन सी सिलचर कहाँ पर पड़ेगा, ये असम में पड़ेगा। तो सिलचर को पोरबंदर, पोरबंदर कहाँ है, गुजरात में है, से जोड़ता है। तो हम कहेंगे कि भारत में ऊपर से नीचे मतलब उत्तर से दक्षिण के लिए कौन है, उत्तर दक्षिण गलियारा। ये कहाँ, श्रीनगर को कन्याकुमारी से। और जो पूरब पश्चिम इस प्रकार का गलियारा है कि पूरब और पश्चिम का जो गलियारा है, ये यहाँ पे हमारा पूरब हो गया, ये यहाँ पे पश्चिम हो गया। तो पूरब पश्चिम का जो गलियारा है वो किसको, सिलचर मतलब असम को पोरबंदर गुजरात से जोड़ेगा। तो आपके जी महत्वपूर्ण पॉइंट यहाँ पे हो गए। इस वीडियो में हमने आपके लिए सभी महत्वपूर्ण टॉपिक, जो महत्वपूर्ण पॉइंट है वो कवर किए हैं। तो आप वीडियो बस एक बार ध्यान से देखते रहें, बिल्कुल भी वीडियो स्किप ना करें और नॉर्मल आप स्पीड में वीडियो देखें, जिससे कि आपका जो चैप्टर है बिल्कुल पूरा चैप्टर एक बार देखने पर फिनिश हो जाएगा। और इसके माध्यम से फिर आप, यदि आप सामाजिक की अच्छी तैयारी करते हैं तो आपके इसमें बहुत ही ज्यादा नंबर आने के चांस हैं। तो यदि आपको अपने वार्षिक परीक्षा में अच्छे से अच्छे नंबर चाहिए तो आप हमारे साथ जुड़े रहें और वीडियो देखते रहें। आइए अगला पॉइंट है, स्वर्णम चतुर्भुज महाराजमार्ग का उद्देश्य भारत के मेगा सिटी के मध्य की दूरी को कम करना है। तो जो स्वर्णम चतुर्भुज है वो महामार्ग जो है, महाराजमार्ग है, महाराजमार्ग का क्या उद्देश्य है कि भारत के जो मेगा सिटी के मध्य की दूरी है उसको क्या करना है, कम करना है। तो याद रखना है कि स्वर्णम चतुर्भुज महाराजमार्ग का उद्देश्य क्या है। तो स्वर्णम चतुर्भुज महाराजमार्ग का जो उद्देश्य है वो भारत के मेगा सिटी के मध्य की दूरी को कम करना है। तो आप 2 पॉइंट यहाँ पे बना सकते हैं कि स्वर्णम चतुर्भुज महाराजमार्ग का उद्देश्य क्या है, भारत के मेगा सिटी के मध्य की दूरी को कम करना है। आइए अगला हम देखेंगे कि स्वर्णम चतुर्भुज महाराजमार्ग भारत के राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अधिकार क्षेत्र में आता है। तो जो स्वर्णम चतुर्भुज जो राजमार्ग है किसके अंतर्गत आता है, या भारत के राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो किसके अंतर्गत आएगा, कौन से विभाग के अंतर्गत आएगा, तो कौन से विभाग में होगा जी, तो भारत के राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अधिकार क्षेत्र में आता है कौन सा, स्वर्णम चतुर्भुज महाराजमार्ग। आइए अगला क्वेश्चन, अगला पॉइंट हम देखेंगे कि NHAI का पूर्ण रूप भारत का राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण है। तो भारत का नेशनल हाईवे इंडिया एसोसिएशन। तो जो भारत का राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण है इसका फुल फॉर्म क्या हो गया, इसका शॉर्ट फॉर्म क्या है, NHAI। तो NHAI क्या होता है हिंदी में, भारत का राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण। भारत का राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, इसको क्या बोलते हैं हम, NHAI, जिसके अंतर्गत स्वर्णम चतुर्भुज, जो स्वर्णम चतुर्भुज महाराजमार्ग आता है
उसकी को हम क्या बोलते हैं, NHAI हम उसको बोलते हैं। आइए अगला हमारा पॉइंट है कि राष्ट्रीय राजमार्ग देश के दूरस्थ भागों को जोड़ता है। तो राष्ट्रीय राजमार्ग जो होता है देश के दूरस्थ भागों को जोड़ता है। आइए अगला हम देखेंगे कि CPWD का पूर्ण रूप केंद्रीय लोक निर्माण विभाग है। क्या है? तो CPWD, तो CPWD का फुल फॉर्म क्या है? केंद्रीय लोक निर्माण विभाग। केंद्रीय लोक निर्माण विभाग जो है वो क्या है? CPWD का फुल फॉर्म हो गया है। फुल फॉर्म याद रखना है, आपके वार्षिक पेपर में फुल फॉर्म आने की संभावना बहुत ही ज्यादा रहती है, इस वजह से आप फुल फॉर्म को भी याद रखें। यदि आपको अपने वार्षिक परीक्षा में अच्छे से अच्छे नंबर लाना है तो आप हमसे जुड़े रहें। हम आपको इसी प्रकार से आपके वार्षिक पेपरों जो पास आने वाले हैं उनकी तैयारी बहुत ही मस्त तरीके से करवाएंगे। तो आइए अगला पॉइंट देखते हैं कि भारत में सड़कों का रखरखाव व निर्माण केंद्रीय लोक निर्माण विभाग के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो भारत में सड़कों का रखरखाव कहा जाए या निर्माण, तो भारत में सड़कों का रखरखाव या निर्माण जो है वो है किसके अंतर्गत आता है? केंद्रीय लोक निर्माण विभाग क्षेत्र के अंतर्गत आता है। किसके? केंद्रीय लोक निर्माण विभाग के अधिकार क्षेत्र में आता है। आइए अगला हम देखते हैं, अगला पॉइंट है कि प्रसिद्ध शेरशाह सूरी राष्ट्रीय राजमार्ग जो है, प्रसिद्ध शेरशाह सूरी मार्ग राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 के नाम से जाना जाता है। मतलब जो शेरशाह सूरी राजमार्ग है वो NH1 के माध्यम से जाना जाता है। किसके? NH1 के माध्यम से जाना जाता है, या राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 के माध्यम से। इसी को NH1 भी कहते हैं। तो इसी को NH1 भी कहेंगे। आपसे पूछा जा सकता है कि NH1 का मार्ग कौन सा है? तो शेरशाह सूरी जो मार्ग है उसी को हम NH1 या राष्ट्रीय राजमार्ग 1 बोलते हैं। आइए अगला हमारा है कि ऐतिहासिक शेरशाह सूरी राजमार्ग कहाँ कहाँ तक? ये है अपना दिल्ली व अमृतसर को आपस में जोड़ता है। तो NH1 किसको जोड़ेगा? NH1 दिल्ली और अमृतसर को। कौन सा? NH1 नेशनल हाईवे फर्स्ट। तो नेशनल हाईवे या राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 किसको जोड़ेगा? दिल्ली व अमृतसर को आपस में जोड़ेगा। और इसका हिंदी नाम क्या है? शेरशाह सूरी मार्ग इसका हिंदी नाम हो गया है। आइए अगला हम देखेंगे, अगला पॉइंट हमारा है कि राज राजमार्गों का निर्माण व रखरखाव का दायित्व राज्य के सार्वजनिक निर्माण विभाग को का होता है। तो कहा गया है राजमार्गों का निर्माण व रखरखाव का दायित्व किसके अंतर्गत आता है? राज्य के सार्वजनिक निर्माण विभाग का होता है। आइए अगला देखेंगे हम कि PWD का पूर्ण रूप क्या है? तो PWD का जो है पूर्ण रूप सार्वजनिक निर्माण विभाग का होता है। तो जो है पूर्ण रूप क्या है? सार्वजनिक निर्माण विभाग का होता है। आइए अगला देखते हैं कि जिला मार्गों की व्यवस्था का उत्तरदायित्व जिला परिषद का होता है। तो जो जिला मार्ग होते हैं उनका दायित्व किसका होगा? जिला परिषद का होगा। जो जिला मार्ग होते हैं तो जिला मार्गों का जो उत्तरदायित्व है वो कौन करेगा? जिला परिषद करेगी। आइए अगला हमारा पॉइंट रहेगा, अगला पॉइंट है हमारा कि भारत देश के प्रत्येक गांव को प्रमुख शहरों द्वारा जोड़ने का कार्य प्रधानमंत्री ग्राम सड़क परियोजना के तहत होता है। तो क्या कहा गया है? आपसे कहा गया है कि भारत देश के प्रत्येक गांव को प्रमुख शहर से सड़कों द्वारा जोड़ने का जो कार्य है वो किसके अंतर्गत आता है? वो है प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क परियोजना के अंतर्गत आएगा। तो किसको? गांव को शहरों से जोड़ने का जो काम है वो कौन कहता है? प्रधानमंत्री ग्राम सड़क परियोजना। आइए अगला हम देखते हैं, अगला हमारा है कि भारत सरकार प्राधिकरण के अधीन सीमा सड़क संगठन को 1960 में बनाया गया। तो क्या है? भारत सरकार प्राधिकरण के अधीन जो है सीमा सड़क संगठन, कौन सा? सीमा सड़क संगठन जो है 1960 में बनाया गया था।
आइए अगला हम देखते हैं कि सीमा सड़क संगठन देश की सीमांत क्षेत्रों की सड़कों का निर्माण व रखरखाव देखती है। तो सीमांत सड़क संगठन जो होता है, जो 1960 ईस्वी में बनाया गया है, जो वो क्या करता है, वो सीमांत क्षेत्रों की सड़कों का निर्माण व रखरखाव करता है। मतलब देश के जो देश के जहाँ पे सीमा लगी हुई है देश की, उस सीमा के आसपास की सड़कों को ये बनाता है। कौन सा? सीमा सड़क संगठन बनाता है। आइए अगला हम देखेंगे, अगला हमारा पॉइंट रहेगा, अगला पॉइंट रहेगा कि भारत के उत्तर व उत्तर पूर्वी क्षेत्रों की सामरिक महत्व की सड़कों का उत्तरदायित्व सीमा सड़क संगठन का होता है। तो भारत की उत्तर तथा उत्तर पूर्वी क्षेत्रों की जो होती हैं, जो सामरिक महत्व की सड़कें होती हैं, उनका दायित्व किसका होता है? सीमा सड़क संगठन का होता है। आइए अगला देखते हैं कि विश्व की सबसे लंबा राजमार्ग सुरंग है, भारत में स्थित है, जिसकी लंबाई कितनी है? 902 किलोमीटर है। तो विश्व की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग कौन सी? राजमार्ग सुरंग कहाँ है? भारत में है, और जिसकी लंबाई कितनी है? 9.02 किलोमीटर है। आइए अगला हम देखेंगे कि विश्व की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग अटल टनल है। तो विश्व की सबसे लंबी राजमार्ग जो सुरंग है, ये भारत में पाई जाती है, और इसकी लंबाई क्या है? 902 किलोमीटर, और इसका नाम क्या है? अटल टनल है। आइए अगला हम देखते हैं, अटल टनल भारत सरकार की सीमा सड़क संगठन द्वारा बनाई गई थी। तो किसके द्वारा? सीमा सड़क संगठन द्वारा जो है वो अटल टनल बनाई गई थी। और कब, कितनी लंबाई है उसकी? 9.02 किलोमीटर लंबी है। आगे है कि जो अटल टनल है पूरे साल मनाली को लाहौर स्पीति घाटी से जोड़ती है। तो मनाली को लाहौर स्पीति घाटी से जोड़ती है कौन सी? अटल टनल। आइए अगला हम देखते हैं कि भारत को अटल टनल हिमालय की परिपंजाल, जो परिपीर पंजाल है, पर्वतमाला में स्थित है। तो अटल टनल कहाँ है? हिमालय की पीर पंजाल पर्वतमाला में स्थित रहेगी। अटल टनल समुद्र से कितने मीटर ऊंचाई पे है? तो 8,000 मीटर की ऊंचाई पर बनी हुई है। समुद्र से जो ऊंचाई नापी जाती है वो किससे नापी जाती है? समुद्र से ऊंचाई नापी जाती है। आइए अगला देखेंगे कि भारत देश की पहली रेलगाड़ी कब 1853 ईस्वी में मुंबई से थाने के बीच चलाई गई थी। तो भारत की पहली रेल कब चलाई गई थी? भारत की पहली रेल 1853 में चलाई गई थी, और किस किस के बीच में? मुंबई और थाने के बीच में चलाई गई थी। आगे है, भारत देश की पहली रेलगाड़ी 34 किलोमीटर की दूरी तय की थी। तो किसके बीच? मुंबई और थाने के बीच में चलाई गई थी। कब? 1853 में। कितनी दूरी तय की थी? 34 किलोमीटर की जो दूरी है वो तय की थी। आइए अगला हमारा पॉइंट है, भारतीय रेल परिवहन को 16 रेल प्रखंडों में बांटा गया है। तो कितने में? 16 रेल प्रखंडों में बांटा गया है। हम आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बनना नए क्वेश्चन लेकर आए हैं। यदि आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कृपया लाइक कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। हम आपके लिए इसी प्रकार से जो आपके वार्षिक परीक्षा की तैयारी है वो करवाते रहेंगे। तो आप हमसे बने रहें, जुड़े रहें। आइए अगला हमारा है कि भारत देश की पहली हजीरा विजयपुर जगदीशपुर जो है HBJ, कौन सी? HBJ गैस पाइपलाइन 1700 किलोमीटर लंबी है। तो कौन सी भारत की पहली? हजीरा विजयपुर जगदीशपुर। कौन कौन? हजीरा विजयपुर जगदीशपुर। एच से हजीरा, बी से विजयपुर, जे से जगदीशपुर। तो हजीरा विजयपुर जगदीशपुर जो गैस पाइपलाइन है ये 1700 किलोमीटर लंबी है। याद रखना है, हजीरा विजयपुर जगदीशपुर जो पाइपलाइन है वो 1700 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन है। आइए अगला देखते हैं कि भारत की समुद्री तट रेखा कितनी है? तो भारत की जो समुद्री तट रेखा है वो 7,516.6 किलोमीटर लंबी है। 7516.6 किलोमीटर लंबी है। कौन सी? भारत की समुद्री तट रेखा। कौन सी? समुद्री तट रेखा जो है वो 7,516.6 किलोमीटर या 75
116.6 किलोमीटर लंबी है। आइए अगला पॉइंट हम देखेंगे कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद कच्छ में कांडला पहले पत्तन के रूप में विकसित किया गया था। तो आप जानते हैं बंदरगाह होते हैं और पत्तन होते हैं। तो जो पत्तन है कौन सा, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जब भारत देश स्वतंत्र हो गया था उसके बाद जो है कच्छ में कांडला, कौन सी जगह है, कच्छ, गुजरात में जो पड़ता है कच्छ, तो कच्छ के रण हुए, तो कच्छ में कांडला क्या है, पहला पत्तनगाह के रूप में विकसित किया गया था। तो किया गया कौन सा, कच्छ में कांडला, कौन सा, कांडला जो है वो पहला बंदरगाह है, पत्तन है जो विकसित किया गया था। आइए अगला हम देखेंगे कि भारत भारत का 95% विदेशी व्यापार समुद्री पत्तनों से होता है। तो कितने प्रतिशत, 95% जो है व्यापार वो किससे होता है, समुद्री पत्तनों से होता है। क्योंकि जो जो है समुद्री व्यापार है, मतलब जल परिवहन है, तो जल परिवहन जो है सबसे सस्ता जो है परिवहन माना जाता है। इसलिए भारत देश जो है वो विदेशों से जो सामान मंगाना या तो 95% सामान, माने अधिकतर सभी सामान किसके माध्यम से आता है, जहाजों के पत्तनों के माध्यम से विदेशों से आता है। आइए अगला है हमारा, भारत का प्रमुख पहला पत्तन कांडला है। तो जो कांडला पत्तन जो है स्वच्छ भारत की स्वतंत्र भारत के बाद कच्छ में जो स्थित है वो भारत का प्रमुख पहला पत्तन जो है। आइए अगला है हमारा कि भारत के कांडला पत्तन को दीनदयाल पत्तन के नाम से भी जाना जाता है। तो जो कांडला पत्तन है उसको हम दीनदयाल पत्तन के नाम से भी जान सकते हैं। आइए अगला हम देखते हैं, भारत का जो कांडला पत्तन है एक ज्वारीय पत्तन है। कैसा है, एक ज्वारीय पत्तन माना जाता है। कौन सा, भारत का कांडला पत्तन। आइए अगला हमारा क्वेश्चन है कि भारत मुंबई बृहत्तम पत्तन है। तो भारत का जो मुंबई बृहत्तम पत्तन है, तो भारत का जो मुंबई पत्तन है, कौन सा पत्तन, मुंबई जो पत्तन है तो कैसा है, बृहत्तम पत्तन, मतलब बहुत ही बड़ा पत्तन है। कौन सा, जो है मुंबई। आइए आगे हम देखते हैं, अगला हमारा है कि भारत के मुंबई पत्तन के जो भारत के मुंबई पत्तन के अधिक परिवहन को कम करने के लिए जवाहरलाल नेहरू पत्तन विकसित किया गया है। तो जो मुंबई पत्तन है उसके जो है उसमें अधिक परिवहन को कम करने के लिए, मतलब भारत का जो मुंबई पत्तन है उसमें लोड ज्यादा था, इस वजह से वहीं पर कौन सा बनाया गया है, जवाहरलाल नेहरू पत्तन विकसित किया गया है, जिससे मुंबई पत्तन पर का लोड थोड़ा सा कम हो। क्योंकि वहां पे इतने सामान वाहन आते हैं कि जिससे वजह से वहां पे लोड ज्यादा था। तो कौन सा बनाया गया है, जवाहरलाल नेहरू पत्तन बनाया गया है। आइए अगला हमारा पॉइंट है कि भारत के कुल निर्यात का 50% लोहे ऐश का निर्माण जो है मारमागाओ पत्तन से किया जाता है। तो मारमागाओ पत्तन से कौन सा, लोहे ऐश का जो है 50%, कौन सा, लोहे ऐश का, लोहे ऐश का 50% जो है निर्यात किससे होता है, मारमागाओ, मारमागाओ पत्तन से होता है। आइए अगला है, न्यू मैंगलोर पत्तन कहाँ है, कुद्रेमुख, कौन सा, कर्नाटका में स्थित है। तो याद रखना है कि न्यू मैंगलोर, कौन सा, न्यू मैंगलोर पत्तन जो है वो कुद्रेमुख, कहाँ, कुद्रेमुख जो कर्नाटक में स्थित है। तो कुद्रेमुख कर्नाटक में स्थित है न्यू मैंगलोर पत्तन। आइए अगला हम देखेंगे, अगला हमारा है कि भारत का कोची पत्तन सुदूर दक्षिण पश्चिम में स्थित है। तो आइए देखते हैं कि भारत का कोची पत्तन सुदूर दक्षिण पश्चिम में स्थित है। कहाँ है, जो है भारत का कोची पत्तन जो है पत्तन वो दक्षिण पश्चिम में स्थित है। आइए अगला है, कोची पत्तन एक प्राकृतिक पोताश्रय है। तो कैसा है, जो कोची पत्तन है वो प्राकृतिक पोताश्रय है। आइए अगला हम देखेंगे कि चेन्नई हमारे देश का प्राचीनतम कृत्रिम पत्तन है। तो ये पॉइंट हमें याद रखना है कि जो चेन्नई है हमारे देश का प्राचीनतम कृत्रिम पत्तन है। तो कृत्रिम कहलाते हैं जो अपने आप बनते हैं, और जो प्राकृतिक
जो सॉरी कृत्रिम कहलाते हैं, जो हम बनाते हैं जिनको, लेकिन प्राकृतिक कहलाते हैं जो पत्तन अपने आप ही बने होते हैं पहले से, जिसको मानव ने नहीं बनाया है वो प्राकृतिक कहलाते हैं। लेकिन जो चेन्नई है, चेन्नई में जो पत्तन बना है वो हम लोगों ने खुद बनाया है, इस वजह से कि चेन्नई हमारे देश का प्राचीनतम कौन सा है, कृत्रिम पत्तन है। याद रखना है कि कृत्रिम पत्तन कौन सा है, चेन्नई। और कैसा है, प्राकृतिक माना पुराना है। अगला है विशाखापट्टनम पत्तन स्थल से घिरा कौन सा, गहरा व सुरक्षित पत्तन है। तो विशाखापट्टनम पत्तन जो है स्थल से घिरा, कैसा है, स्थल से जो चारों साइड से घिरा है, और कैसा है, गहरा व सुरक्षित पत्तन है। तो कौन सा, विशाखापट्टनम। आइए अगला हम पॉइंट देखेंगे। अगला हमारा है कि भारत का पारादीप पत्तन उड़ीसा राज्य में स्थित है। तो ध्यान रखना है कि जो पारादीप पत्तन है ये कहाँ है, उड़ीसा राज्य में स्थित है। आइए अगला देखते हैं हम। कोलकाता एक अंतः स्थलीय नदीय पत्तन है। तो कौन सा, कोलकाता एक अंतः स्थलीय नदीय पत्तन है। तो कोलकाता एक अंतः स्थलीय नदीय पत्तन माना जाता है। आइए अगला पॉइंट है, कोलकाता एक ज्वारीय पत्तन होने के कारण इसे नियमित रूप से सफाई कहना पड़ता है। तो कोलकाता, पहले तो कोलकाता क्या है, कोलकाता एक अंतः स्थलीय नदीय पत्तन है। ऊपर आप देख रहे हैं कि कोलकाता एक अंतः स्थलीय नदीय पत्तन है। और उसके बाद क्या है, दूसरा है कि कोलकाता एक ज्वारीय पत्तन होने के कारण इसे क्या है, नियमित रूप से साफ कहना पड़ता है। आगे है, सन 1953 में वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण किया गया था। तो याद रखना है आपको कि हमारे जो वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था, 1953 ईस्वी को वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण किया गया था। आइए अगला है, एयर इंडिया घरेलू अंतरराष्ट्रीय वायु सेवाएं प्रदान करती है। तो जो एयर इंडिया है वो कहाँ पर चलाती है, वो अंतरराष्ट्रीय वायु सेवाएं प्रदान करती हैं। तो जो हमारी एयर इंडिया है वो घरेलू अंतरराष्ट्रीय वायु सेना क्या करती है, वायु सेवाएं जो प्रदान कराती है। एयर इंडिया, एयर इंडिया किसका नाम है, एयर इंडिया आपके एक जो जो एरोप्लेन चलाने की एक जो संस्था, मतलब एक कंपनी है, उसका नाम है एयर इंडिया। वह क्या कराती, घरेलू मतलब हमारे भारत देश में भी चलती है और विदेशों में भी उसकी फ्लाइटें जाती हैं। तो किसकी, एयर इंडिया की बात हो रही है। आइए अगला है, पवन हंस, कौन सी, पवन हंस दूरगामी क्षेत्रों में हेलीकॉप्टर सेवाएं उपलब्ध कराती है। तो यदि पवन हंस की बात करें तो दूरगामी क्षेत्रों में हेलीकॉप्टर जो सेवाएं उपलब्ध कराती है वो क्या है, पवन हंस के नाम से जाना जाता है। दूरगामी मतलब बहुत दूर यदि जाना है किससे, हेलीकॉप्टर के माध्यम से, या कहीं पर दिक्कत है जाने में, तो क्या है, उसके लिए कौन सी सेवा है, पवन हंस के नाम से सेवा स्टार्ट है। आइए अगला है, दूरदर्शन, रेडियो, समाचार पत्र आदि देश के प्रमुख संचार साधन हैं। तो ऑब्जेक्ट में पूछ सकते हैं कि संचार के साधन कौन कौन से होते हैं। तो दूरदर्शन होता है, रेडियो होता है, समाचार पत्र होता है। देश के प्रमुख कैसे हैं, कैसे हैं, संचार के साधन माने जाते हैं। आइए आगे हम देखेंगे। अगला हमारा रहेगा, अगला है कि विश्व का बृहत्तम डाक संचार भारत में है। तो विश्व का बृहत्तम माने बहुत बड़ा डाक संचार कहाँ पर है, हमारे यहाँ देश में, भारत देश में है डाक संचार। आइए अगला है कि डिजिटल भारत सूचना प्रौद्योगिकी को समझने का एक विशाल कार्यक्रम है। कौन सा, डिजिटल भारत सूचना प्रौद्योगिकी को समझने का एक विशाल क्या है, कार्यक्रम है। कौन सा, डिजिटल भारत। अगला है, दूर संचार तंत्र में भारत एशिया महाद्वीप में अग्रणी है। किसमें, दूर संचार तंत्र में भारत जो है वो एशिया में अग्रणी मतलब सबसे आगे है। तो किसमें, दूर संचार में भारत किसमें, एशिया में सबसे आगे है। अगला है हमारा, भारत में समाचार पत्र लगभग 100 भाषाओं में प्रकाशित होते हैं। तो भारत में समाचार जो पत्र हैं वो कितनी भाषाओं में प्रकाशित होते हैं, 100 भाषाओं लगभग में प्रकाशित होते हैं। आइए अगला हम देखते हैं। अगला हमारा है कि भारत विश्व में सर्वाधिक चलचित्र का उत्पादन भी है। तो भारत में सर्वाधिक चलचित्रों का उत्पादन भी है। आगे है, बाजार एक ऐसी जगह है जहां वस्तुओं का विनिमय होता है। तो बाजार जो है वहां पे क्या होता है, वस्तुओं का विनिमय होता है। आइए अगला है,
दो देशों के मध्य व्यापार अंतरराष्ट्रीय व्यापार कहलाता है। मतलब विदेशी व्यापार किसे कहेंगे? जब एक देश का दूसरे देश से होगा, लेकिन दो देशों के मध्य व्यापार होता है उसको हम अंतरराष्ट्रीय व्यापार कहते हैं। अगला है हमारा पॉइंट कि अंतरराष्ट्रीय व्यापार की प्रगति किस राष्ट्र की आर्थिक बैरोमीटर कहलाती है? तो कहा गया है कि अंतरराष्ट्रीय व्यापार की प्रगति यदि हो रही है तो किसी राष्ट्र की आर्थिक बैरोमीटर कहलाती है। आर्थिक बैरोमीटर जो क्या कहलाएगी? अंतरराष्ट्रीय व्यापार की प्रगति किसी देश की आर्थिक बैरोमीटर कहलाती है। आइए अगला हमारा है कि कोलकाता पत्तन पर बढ़ते व्यापार के दबाव को मतलब कम करने के लिए कौन बनाया गया था? हल्दिया पत्तन विकसित किया गया था। किसके लिए? कोलकाता पत्तन को बड़ा मतलब बढ़ते व्यापार के दबाव को कम करने के लिए हल्दिया पत्तन विकसित किया गया था। जिस प्रकार से मुंबई के लिए जवाहरलाल नेहरू बनाया गया था, इसी प्रकार से इसका। आइए अगला, कोलकाता पत्तन पर बढ़ते व्यापार कम करने के लिए हल्दिया पत्तन बनाया गया था। अगला है हल्दिया तथा इलाहाबाद के मध्य गंगा जलमार्ग। कौन सा? गंगा जलमार्ग। कब कितना किलोमीटर? 1620 किलोमीटर लंबा है। कहां से? हल्दिया से लेके इलाहाबाद के मध्य गंगा जो जलमार्ग है वो कितना है? 1620 किलोमीटर लंबा है। अगला पॉइंट है कि नौगम जलमार्ग संख्या 1। नौगम जो जलमार्ग संख्या 1 है हल्दिया को इलाहाबाद से जोड़ती है। तो नौगम जलमार्ग संख्या जो 1 है वो किसको? हल्दिया और इलाहाबाद को जोड़ती है। आइए लास्ट पॉइंट हमारा है कि भारतीय व विदेशी सभी फिल्मों को प्रमाणित करने का अधिकार केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड को है। तो जो है फिल्मों को जो है प्रमाणित करने का अधिकार किसका है? कि केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड को है। केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड को इसका अधिकार है। तो यदि आप अपने सामाजिक की तैयारी इसी प्रकार से बहुत ही मजबूत करना चाहते हैं तो आप लोग हमसे जुड़े रहें। और आप यदि अपने वार्षिक परीक्षा में अच्छे से अच्छे नंबर लेना चाहते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक करें। आज के इस वीडियो में हम इतना ही रहने देते हैं। अगली वीडियो में अगले टॉपिक के जो है 1 लाइन क्वेश्चन लेके इसी प्रकार से आएंगे। आज के इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।